हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि लाइट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो आपको पता ही होगा। फिर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, उसमें सम बेसिक रूल्स पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इतना आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाओ अपनी नोट्स बनाते जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशंस मैंने लिखी है वो एग्ज़ाम में आ सकती है। डेफिनेशन के साथ साथ हम जो रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर डेफिनेशन याद रखना, अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ये वर्ड याद रखना है आपको, whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर का डायग्राम रखा है, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है वो देखो। तो इस तरफ मैंने कलर किया हुआ है, जो आउटवर्ड सरफेस है उसको मैंने कलर किया हुआ है और इनवर्ड सरफेस है वो क्या बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, मतलब ये लेंस को, ये मिरर को मैं बोलूँगा कॉनकेव मिरर। सेकेंड डेफिनेशन देखो, कॉन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अंदर की तरफ मैंने कलर कर दिया ताकि बाहर की सरफेस है वो क्या बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये बाहर की सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो मैं ये मिरर को बोल सकता हूँ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। अब स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हर एक डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, हर एक टर्म्स को आपको समझना है अच्छे से, ताकि आगे वाले टॉपिक्स जितने भी आए उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वन बाय वन हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो मिरर रखे हुए, ये वाला जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, जो यहाँ पे मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, और जो यहाँ पे मैंने मिरर रखा है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी बाहर की सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, और कॉनकेव मिरर में अंदर की सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं वो ये दोनों मिरर के लिए हम पढ़ेंगे एक ही साथ। देखो कैसे, सपोज मैं पोल बोलूँ, सबसे पहले डेफिनेशन पोल, अ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। मतलब यहाँ पे देखो ये सेंटर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो ये क्या बन गया, पोल। यहाँ पे ये है सेंटर ऑफ मिरर, तो ये बन गया पोल। सेकेंड डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई कोई डेफिनेशंस आपको सिर्फ उसके नाम से ही पता चल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, जो कर्वेचर है उसका सेंटर। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। याद रखना कैसे, तो मैंने ये मिरर बना दिया, ठीक है, ये ऐसा एक सपोज मिरर बना दिया और बाहर की सरफेस को मैंने कलर कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। अब ये मिरर है ना वो एक 2D में नहीं है, एक्चुअली 3D में है। तो आपको एज्यूम करना है कि एक घर पे कैसे बर्तन होते बाउल जैसा, सेम वैसा है। अगर मैं इमेजिन करूँ कि ये पूरा पार्ट कवर हो चुका है तो ये क्या बनेगा, एक होलो स्फीयर बनेगा। अगर मैं ये इमेजिन करूँ कि ये पूरा पार्ट है वो कवर्ड है तो एक होलो स्फीयर बनेगा। आप
मिरर कैसे बनता है उसको एज्यूम करना है, इमेजिन करना है, तो आप एक चीज़ समझ लो कि सपोज़ आपके पास एक फुटबॉल है, मेटल से बना हुआ, और उसको आप इधर से काट रहे हो, तो जो ये वाला पार्ट बना, ये वाला पार्ट, उसको मैं एक साइड कलर कर दूँ, ओके, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। बट वो कॉनकेव मिरर किससे बना हुआ था? एक पूरे एक स्फीयर से। तो यहाँ पे भी आप समझ लो कि ये कॉनकेव मिरर है, और मैं इमेजिन करूँ कि ये पूरी सरफेस कवर्ड है, तो एक पूरा क्या हो गया? होलो स्फीयर। और जो होलो स्फीयर का सेंटर है उसको मैं क्या बोलूँगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो कर्वेचर दिख रहा है यहाँ पे, ये कर्वेचर जो दिख रहा है उसका सेंटर यहाँ पे है। डेफिनेशन फिर से पढ़ो ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. The center of the sphere is called center of curvature. तो यहाँ पे हम देख सकते थे कि ये मिरर है, तो हम मान सकते हैं कि ऐसे कुछ इमेजनरी स्फीयर से ये बना हुआ होगा। तो एग्जैक्ट जो उसका सेंटर बनेगा वो सपोज यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम वे कॉन्वेक्स के लिए मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, और उसका जो इमेजनरी स्फीयर है उसका सेंटर इधर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस तरफ आएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें मिलता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ऑपोजिट साइड मिल रहा है। ओके, ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सिंपल सी बात है कि हमने जो इमेजिन किया था वो होलोस्फीयर, उसकी जो रेडियस होगी वो क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस हिसाब से यहाँ पे दो डेफिनेशन बनती है, दोनों में से कोई भी एक आप एग्जाम में लिख सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल फ्रॉम विच द मिरर इज कर्व्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये मिरर जो था वो एक स्फीयर से बना हुआ था, और वो स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकेंड डेफिनेशन देखो, सेम ही मीनिंग सेम है। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या बन गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। सेम वे इधर भी आपको मिलेगी, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। तो दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए शॉर्ट में अगर बोले तो एक डेफिनेशन क्या दिखाती है कि जो इमेजनरी स्फीयर है उसकी रेडियस है वो बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, तो वो ऑब्वियसली रेडियस हो गई। ये दोनों जो दोनों डेफिनेशन है वो आप नोट करके रखो, एग्जाम में जो आपको ईजी लगे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल एक्सिस। An imaginary line passing through pole and center of curvature of mirror is called principal axis of mirror। अब यहाँ पे मिरर में देख लेते हैं, जो ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास हो रही है। तो ऐसी जो इमेजनरी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे मिरर के लिए क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पे भी सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके बाद देखते हैं एपर्चर। एपर्चर की डेफिनेशन क्या होगी? The diameter of the reflecting surface of the mirror is known as aperture of the mirror। The diameter of reflecting surface, मतलब सपोज मेरे पास ये डायग्राम था कॉनकेव मिरर का, तो यहाँ से स्टार्ट करूँ ये Q पॉइंट से और ये लास्ट पॉइंट में रखूँ
क्यू डैश। तो क्यू से लेके क्यू डैश तक का जो भी डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, अपर्चर। यहाँ पे भी सेम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे एंडिंग पॉइंट्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या बोला जाएगा, अपर्चर। अब अपर्चर क्या दिखाता है, तो अपर्चर इज द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ मिरर। एपर्चर क्या दिखाता है, लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ मिरर, मतलब लाइट है वो अपने अंदर कितनी कलेक्ट कर सकता है उसकी एक एबिलिटी है। तो ऑब्वियसली ये क्यू डैश डिस्टेंस जितना बड़ा होगा, मतलब मिरर जितना बड़ा है उसका उतना ही एपर्चर बड़ा होगा और उतनी ही लाइट गैदरिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस एंड फिफ्थ एपर्चर। अभी सिक्स्थ डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, अच्छे से सुनना। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने जो अभी देखी ना इमेजिनरी लाइन जो ब्लैक कलर की थी वो प्रिंसिपल एक्सिस है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मतलब देखो ये डेफिनेशन के दो पार्ट हैं, एक है कॉनकेव मिरर के लिए और एक पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो हम पहले कॉनकेव मिरर के लिए समझते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर है, सपोज मैंने यहाँ पे इंसिडेंट कराया एक रे, कुछ ऐसे, एक रे यहाँ पे पास कराया और एक रे यहाँ पे भी पास कराया। अब ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये तीनों रेज है वो एक दूसरे से पैरेलल है। अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज ये कुछ इस तरह गया, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह हुआ और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये जो तीन रेज जो मिरर की तरफ जा रहे थे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे और ये तीन अलग अलग डायरेक्शन में गए, तो एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे वो फोकस्ड हुए। तो ये जो पॉइंट है उसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस है वो कैपिटल एफ। समझ में आ गया। तो अभी कॉनकेव मिरर के लिए हमने समझ लिया प्रिंसिपल फोकस क्या है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, और करके लिखा है देखो, अपियर्स टू मीट, अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अपियर टू मीट ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे तो डायरेक्ट कहा ना कि पैरेलल रेज मीट आफ्टर दी रिफ्लेक्शन, और कॉन्वेक्स मिरर की बात आई तब लिखा अपियर टू मीट, मतलब मिल नहीं रहे बट हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिलेंगे, मतलब हम इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं। देखो कैसे, तो मैंने सपोज यहाँ पे दो पैरेलल रेज लिए, एक यहाँ पे एक ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और ये रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। तो अगर मैं इसकी इमेजिनरी लाइन खींचूँ, ये जा रहे तो इस तरफ ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ये कभी मिलने वाले हैं नहीं, मतलब ये रियल रेज कभी भी नहीं मिलने वाले। बट मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ इस तरफ और इसको भी एक्सटेंड करूँ इस तरफ, तो यहाँ पे मिल रहे ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे अपियर्स टू मीट। तो ये हो गया कैपिटल एफ, फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो पूरी डेफिनेशन फिर से एक साथ रिपीट करते, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम
कॉन्वेक्स मिरर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कॉनकेव मिरर में रियल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में जो पैरेलल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड हो जाते हैं, बट हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर वो एक पॉइंट पे फोकस्ड हो रहे होंगे, और उसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल फोकस। एक और डेफिनेशन है फोकल लेंथ, ये एकदम इजी है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे पोल और ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब अगर मैं फोकल लेंथ यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है एफ एंड पी के बीच में, ये क्या हो गया फोकल लेंथ स्मॉल एफ, और यहाँ पे भी एफ एंड पी के बीच में इतना डिस्टेंस मुझे लग रहा है, तो ये हो गया स्मॉल एफ। क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ ये होगा फोकल लेंथ। और ये आगे जाके हम ये डिराइव भी करने वाले हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब आर इक्वल टू 2f। ये हम आगे जाके प्रूव करने वाले हैं, बट अभी नहीं। ओके, ये सारी डेफिनेशंस हो गई, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब ये इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले सम बेसिक रूल्स है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले वो रूल्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर इन डिफरेंट वेज आर रिप्रेजेंटेड बिलो। वन बाय वन एक एक रूल हम समझ लेंगे। फर्स्ट वन, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus capital F in case of concave mirror। ये जो हमने principal focus की definition में भी same case लिया था। a ray parallel to principal axis मतलब वो जो black line थी ना principal axis, उससे parallel में एक ray है, वो हम incident कराएंगे और वो आप after reflection capital F मतलब principal focus में से पास होगा। किसके लिए? concave mirror के लिए। और appears to diverge from the principal focus capital F in case of convex mirror। अब दोनों मिरर के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सपोज मैं अगर इंसिडेंट कराऊँ एक रे कुछ इस तरह जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है वो भी हम समझ लेते हैं कि ये जो है ये स्मॉल सरफेस है, वो हमें बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो हमने रे लिया है उसके लिए। अब हमें ये पता है कि कोई भी अगर सर्कल है, आप बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, कोई भी अगर सर्कल है उसके कोई भी एक पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ और वो टेंजेंट है वो रेडियस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सेम वे यहाँ पे जो मैंने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है वो टेंजेंट के पैरेलल में है। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ तो वो सेंटर में से ही पास होगा। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो नॉर्मल सेंटर में से ही पास होगा, ठीक है ना। तो ये बन गया नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम मिलेंगे आपको, और इस तरह ये वाला रे है वो कैपिटल एफ में से पास होगा। तो याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में कोई भी रे आप इंसिडेंट कराओ कॉनकेव मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैपिटल एफ में से पास होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं कि अगर मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए कुछ ऐसा ही रे इंसिडेंट कराया तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कुछ इस तरह है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह मिलेगा, जो सी में पास जाता हुआ नज़र आएगा सेंटर में। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाला रे है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये वाला रे है वो रिफ्लेक्ट होके गया। अगर मैं इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड करूं तो ये रे मुझे जाता हुआ नज़र आएगा कैपिटल एफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल याद रखो, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब यहाँ पे हमें क्या लगता है, ये रे जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो कैपिटल एफ में से निकला हुआ होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल देखो, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो फर्स्ट रूल है उससे ऑपोजिट है। जैसे कि हमने यहाँ पे पैरेलल रे इंसिडेंट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे एफ में से पास हुआ। सेकेंड रूल में उल्टा है, अगर आप प्रिंसिपल फोकस में से कोई रे इंसिडेंट कराओ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल बनेगा। देखते हैं कैसे। सपोज मैंने एक रे इंसिडेंट कराया कुछ इस तरह, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो कैपिटल एफ में से पास हुआ। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। तो मतलब कुछ इस तरह। सेम वे अगर मैं पैरेलल इंसिडेंट कराता तो एफ में से रिटर्न होता। यहाँ पे देखते हैं इनके लिए, कॉन्वेक्स के मिरर के लिए सपोज मैं ऐसा कोई रे लूँ जो जा रहा था टूवर्ड्स एफ, ये रे जा रहा था टूवर्ड्स एफ। देखो अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये एफ की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बन जाएगा पैरेलल। कैसे, इस तरह, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बन गया पैरेलल। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं। कॉनकेव मिरर के लिए पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होगा, और अगर मैं एफ में से पास कराऊँ, इंसिडेंट रे कराऊँ, तो फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पैरेलल रे है वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह जाएगा कि हमें लगे कि वो एफ में से निकला है। सेम वे अगर मैं ऐसा कोई रे इंसिडेंट कराऊँ जो एफ में आ रहा था तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बनेगा। थर्ड देखो, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अब वो कैसे समझ लेते हैं डायग्राम से ही। सपोज मैंने यहाँ से एक रे पास कराया ऐसे, जो कहाँ से जा रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे इस तरह बन रही है। तो नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल उसी डायरेक्शन में आएगा, और अगर नॉर्मल उसी डायरेक्शन में है तो एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। मतलब सेम पाथ वो फॉलो करके ये वाला रे है वो वापस जाएगा। समझ में आया। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कोई रे आप पास कराओ तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करके रिटर्न आएगा। सेम वे अगर मैं यहाँ पे लूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने सपोज ऐसे कोई रे इंसिडेंट कराया जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगा। कैसे वो समझते हैं कि ये रे है वो जा रहा था कौन सी तरफ, सेंटर ऑफ
कर्वेचर की ओर। और हमें पता है कि यहाँ पे भी सरफेस कौन सी है, ये वाली हो गई। तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन तो वो भी यही बनेगी। तो यहाँ पे जैसा हुआ था इंसिडेंट एंगल ज़ीरो, रिफ्लेक्शन का एंगल भी ज़ीरो, सेम वे यहाँ पे भी होगा और जो रे इंसिडेंट हुआ था वही रे ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस जाएगा। तो ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल देखते हैं। अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis towards pole of a concave or a convex mirror is reflected obliquely follows the laws of reflection। सिंपल है, देखो जैसे कि मैंने एक लाइट रे है वो ऐसे इंसिडेंट कराया पोल के पास कोई एक स्पेसिफिक एंगल पे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल पे वापस जाएगा। कुछ इस तरह। और यहाँ पे जो एंगल बना था थीटा, वही एंगल इधर भी बनेगा थीटा। सेम वे कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। ऐसे मैंने एक रे इंसिडेंट कराया, अभी देखते हैं कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एंगल जो होगा इंसिडेंट एंगल वही यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 रूल आपको याद रखने हैं। अगर ये चार रूल्स है वो आपको याद रह गए तो फिर रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट रूल था पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होगा। सेकंड, एफ में से पास होने वाला रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बनेगा। थर्ड, सी में से पास होने वाला रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करके वापस जाएगा। और फोर्थ, अगर कोई एंगल पे आप कोई रे को इंसिडेंट कराते हो तो उसका रिफ्लेक्शन उसी एंगल पे होगा, पी पॉइंट के पास। ये 4 रूल याद रखो और ये 4 रूल की हेल्प से ही हम पूरा रे डायग्राम समझने वाले हैं, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख के। आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2, टोटल 8 आपको रे डायग्राम पढ़ने हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले हम रखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे मिलेगी। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट पोजीशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ से कोई रेज आ रहे हैं तो मिरर तक आते आते वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल रेज बन जाते हैं। तो उनमें से कोई 2 रेज में यहाँ पे इंसिडेंट कराता हूँ। इनफाइनाइट रेज आ रहे हैं बट इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, सपोज एक यहाँ पे गया और एक ऐसे गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे था और ये डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला इंसिडेंट रे था और ये डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। और दोनों कहाँ से पास हुए, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, फोकस पे, मतलब फोकस पे इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में बोल सकता हूँ एट कैपिटल एफ। अब नेचर क्या होगा, तो नेचर ये देखो रियल रेज मिल रहे हैं, मतलब ये रियल तो है ही और इन्वर्टेड बनेगा। अभी पॉइंट साइज इमेज मिल रही है तो आपको पता नहीं चलेगा अच्छे से कि इन्वर्टेड है कि नहीं, बट आपको जो आगे की केसेस है उसमें पता चल जाएगा। तो ये इमेज बनी वो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या रहेगी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इमेज की साइज़ तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, मतलब पॉइंट लाइक इमेज मिल रही है, तो आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। या फिर सिर्फ पॉइंट साइज बोल दो तो भी चलेगा। ये एक रे डायग्राम हमारा फिनिश हुआ। तो ये हमने किसकी हेल्प से किया, हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था उसकी हेल्प से, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे नज़दीक लेके आ रहे हैं। अब अगर सी से थोड़ा दूर है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की अपर एंड लोअर एज लिख लेते हैं ए बी। तो ए की अगर मुझे इमेज चाहिए तो मुझे मिनिमम 2 रेज चाहिए। अब हमने जो ऊपर रूल्स देखे थे ना, उसमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी 2 का यूज़ करो और आपको इमेज मिल जाएगी। तो मुझे जो सबसे इजी लगता है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ कि एक पैरेलल रे सबसे इजी है ना। अब ये पैरेलल रे पता ही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाने वाला है। पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से ही पास होगा। ठीक है, दूसरा रे मैं ले लेता हूँ। तो दूसरा मैं एक काम करता हूँ कि एकदम इजी बने, एफ में से ही पास कराता हूँ। पता है कि रिफ्लेक्ट होके पैरेलल बनने वाला है। तो मैंने ये दूसरा रे लिया जो एफ में से पास हो रहा है। अब एफ में से पास हो गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बनने वाला है, पैरेलल। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ये 2 रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास टोटल 2 रिफ्लेक्टेड रे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं वो देखो। तो हमें ये दोनों रेज है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो ए में से निकल रहे थे रेज वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वो ए की ही इमेज बन रही है, मतलब ये बन गया ए डैश। ओके, बी के लिए भी हम सेम ऐसा रे डायग्राम बना सकते हैं, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो हम यहाँ पे बी का इमेज बोल सकते हैं कि बी डैश मिल सकता है। तो उसके लिए अभी रे डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिल गया मुझे बी डैश और ये इमेज। अभी समझो कि मैंने ऑब्जेक्ट किधर रखा था, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर, और इमेज कहाँ पे मिली, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है, तो उल्टी हो गई ना, पहले ए बी था ना, अभी बी ए हो गया, बी डैश ए डैश। मतलब ये रियल तो है क्योंकि रियल रेज मिल रहे थे, बट इन्वर्टेड है। तो हम यहाँ पे अभी डेटा फिलअप करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिली आपको, पोजीशन ऑफ इमेज मिली बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर क्या रहेगा, नेचर मिलेगा आपको रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ क्या मिल रही है आपको, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना यहाँ पे, तो ये रहेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, और आप बोल सकते हो एट 2f। अब उसके लिए हम थोड़ा टाइम ना बिगड़े इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम ड्रॉ करके रखा था। अब फटाफट देख लेते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी और जिसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखा है, ठीक है ना। तो ए की इमेज के लिए हमने जैसे पहले किया था वैसे एक पैरेलल रे पास कराया, वो कुछ इस तरह एफ में से पास हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने एफ में से एक रे पास कराया, वो कुछ इस तरह सी में से पैरेलल बन के गया, और दोनों रेस जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे मुझे इमेज मिल गई ए डैश, ठीक है। और मैंने जब कनेक्ट किया बी और ए डैश को तो मुझे ये इमेज मिल गई बी डैश ए डैश। अब यहाँ पे देखो,
ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है ना, और रियल एंड इन्वर्टेड भी है। तो यहाँ पे हम डेटा फिलअप कर सकते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एट सी है तो पोजीशन ऑफ इमेज भी सेम उसी पोजीशन मतलब एट सी रहेगा। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ आप बोल सकते हो सेम एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वही इमेज की साइज़ रहेगी। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप एच ले रहे हो और हाइट ऑफ इमेज एच डैश, तो एच डैश इक्वल टू क्या बनेगा, एच। ओके, फोर्थ केस देखते हैं अभी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ का मतलब आप एग्जैक्ट मिडल में रखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी रख सकते हो। तो सपोज़ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इधर कहीं पे, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। ओके, और नाम दे देते हैं ए बी। अब ए की इमेज हम उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हम पहले से करते आ रहे हैं कि एक पैरेलल रे ले लेंगे, और पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होगा। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रे था वो एफ में से पास हो गया। दूसरा रे हम एफ में से ही पास कराते हैं, तो सपोज कुछ इस तरह ये एफ में से पास हुआ, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल ये दो रिफ्लेक्टेड रे मिले, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको इमेज मिल रही है ए की ए डैश, और एक्सिस पे हम बोल सकते हैं बी डैश। तो ये इमेज हो गई बी डैश ए डैश। ओके, अब डेटा फिलअप करते हैं। यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखो बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज मिलेगी आपको बियॉन्ड सी। नेचर क्या रहेगा, नेचर सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड। जब तक हमें रियल रेज है वो इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं तब तक इमेज भी रियल रहेगी। साइज ऑफ इमेज क्या है देखो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, फिफ्थ रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ है। सपोज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ है, कैपिटल एफ पे हम पोजीशन एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, और उसी को नाम दे देते हैं ए बी। अब ए की इमेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला रे जो है वो पैरेलल है, इंसिडेंट कराया। ओके, एक रे इंसिडेंट हो गया, चलो पैरेलल। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर से पास होने वाला है, एफ में से। तो ये एफ में से पास हो गया। ओके, सेकेंड रे अब मैं कहाँ से पास कराऊँ, एफ में से तो पास करा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एफ पे ही खड़ा है। तो हम ये सेकेंड रे है वो पी पे पास कराते हैं। तो एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा, तो कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से देखो, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे से पैरेलल है। अब पैरेलल है तो वो कभी भी मिलने वाले हैं नहीं, और अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं बिहाइंड मिरर तब भी ये कभी नहीं मिलेंगे।
मतलब इमेज कहाँ पे मिल रही है, इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो आप यहाँ पे डेटा फिलअप कर सकते हो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर एट एफ है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो सकती है, तो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी एट इन्फिनिटी। ओके, नेचर क्या रहेगा, अब भी रियल रेज की तरह ही हम मानते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर भी हमें इमेज तो नहीं मिल रही, अगर मिलती तो हम बोल सकते थे कि वो वर्चुअल इमेज है। और साइज़ क्या रहेगी, तो साइज़ आप बोल सकते हो हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे मिल रही है तो अगर पॉइंट साइज़ का भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज है वो बहुत बड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाईली मैग्नीफाइड। कॉनकेव मिरर में अभी लास्ट केस देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है बिटवीन एफ एंड पी, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब इसकी भी इमेज बनाने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि ए की इमेज बनाने की ट्राई करेंगे। पहला रे हम लेते हैं पैरेलल। अब ए में से निकला हुआ पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पता है कहाँ से पास होगा, एफ में से। तो ये रे है वो एफ में से पास हो गया। चलो, ठीक है। दूसरा रे मैं कहीं से भी अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मैं बोलूँ कि ये पी में से पास हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है पी के पास सपोज, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब कुछ इस तरह। जो एंगल पे इंसिडेंट हुआ था पी के पास उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दोनों आपको दिख रहा है कि रियल रेज कहीं पे भी आगे जाके नहीं मिलने वाले। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बट पैरेलल नहीं है। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर ये कहीं ना कहीं पे मिलेगी। तो सपोज मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो कुछ इस तरह जाएगा, यही रे एक्सटेंड करूँ तो ऐसे जा रहा है, और ये जो रे था उसको भी मैं एक्सटेंड करूँ तो जा रहा है, देखो। और मुझे यहाँ पे फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये रेज निकले कहाँ से थे, स्टार्टिंग कहाँ से किया था, ए से, तो उसी की इमेज मिली हमें यहाँ पे ए डैश। तो ये हो गया इमेज ए डैश बी डैश। अब ये रे डायग्राम की हेल्प से आप डिटेल फिल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन एफ एंड पी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिलेगा आपको, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे देखो नेचर क्या रहेगा। अभी तक हमने जो भी नेचर्स लिखे थे वो सब सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड थे। क्यों, क्योंकि रियल रेज मिल रहे थे। यहाँ पे कोई रियल रे मिल नहीं रहा। ये जो दोनों रेज है वो वर्चुअल रेज है, एक्चुअल रेज है ही नहीं, हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है। मतलब वर्चुअल रेज मिल रहे हैं तो इमेज भी क्या मिलेगी, वर्चुअल। और ये इन्वर्टेड भी नहीं है, देखो ए ऊपर है बी नीचे है, तो ए डैश ऊपर है बी डैश नीचे है। मतलब ये जो इमेज है उसका नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इरेक्ट। साइज क्या रहेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप मैग्नीफाइड सिर्फ बोल सकते हो या एनलार्ज बोल सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये 6 रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर के लिए, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसमें सिर्फ 2 ही केस है। फर्स्ट केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो फिर
वहाँ से आने वाले रेज मिरर तक पहुँचते पहुँचते एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। अब ये पैरेलल रेज है तो फिर उसके लिए हमने एक लॉ पढ़ लिया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह जाएंगे कि हमें ये लगे कि ये रेज एफ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको एक्सटेंड करो तो आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, एफ पे। ठीक है, तो डेटा फिल करना एकदम इजी हो गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिल रही है, तो देखो यहाँ पे रियल इमेज मिल नहीं रही है। रियल रेज थे वो एक रिफ्लेक्ट हो रहा था इस डायरेक्शन में, एक रिफ्लेक्ट हो रहा था ये डायरेक्शन में। दोनों कभी भी नहीं मिलने वाले थे आगे जाके, क्यों, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर उनको एक्सटेंड किया जाए बिहाइंड द मिरर तो हमें मिलता था इमेज एफ पे, मतलब ये वर्चुअल रेज है। ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट एफ, मतलब एट फोकस। नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज, तो साइज हमें पता है पॉइंट साइज है, तो मतलब पॉइंट साइज लिख सकते हो या तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में एक रे डायग्राम फिनिश हुआ हमारा। सेकेंड रे डायग्राम देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड इनफाइनाइट, मतलब पोल से लेके इस तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, सबके लिए सेम सिचुएशन रहेगी। इसीलिए इसमें दो ही केसेस है। अब हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। ए की मुझे इमेज फाइंड करनी है, तो सेम मेथड हम एक पैरेलल रे लेते हैं। तो पैरेलल रे कुछ इस तरह गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाएगा और हमें लगेगा कि वो कहाँ पे मिल रहा है, एफ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब सेकंड केस लेते हैं कि सपोज मैं रे ऐसे इंसिडेंट कराऊँ कि ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है। सपोज कुछ इस तरह। ठीक है, कि अगर इनको मैं एक्सटेंड करूँ ये रे को, इंसिडेंट रे को, तो वो कहाँ पे मिलने वाला था, सी पे। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करके रिटर्न जाएगा, उसी पाथ को फॉलो करके रिटर्न आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये भी रियल में कहीं पे भी नहीं मिल रहे देखो। तो उनको पीछे की ओर, मतलब बिहाइंड द मिरर अगर एक्सटेंड करूँ तो वो यहाँ पे मिल रहे दोनों। मतलब क्या हुआ कि ये हो गई ए की इमेज ए डैश, और आपको एक्सिस पे मिलेगी नीचे एग्जेट बी डैश। तो ये इमेज मिल गया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि रियल इमेज नहीं मिल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही है। पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ और बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। बिटवीन पी एंड एफ, और वो भी बिहाइंड मिरर। नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या रहेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये दो रे डायग्राम हो गए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। हमने अभी तक जो जो पढ़ा उसका एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। सपोज मेरे पास एक
कॉनकेव मिरर था, सपोज मेरे पास एक कॉनकेव मिरर था, और ये थी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे है F और यहाँ पे है C। अब हम मैप बनाते हैं, और मैप की हेल्प से आपको याद भी रह जाएगा कि कौन सी इमेज कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे। तो हम दो अलग अलग कलर चूज़ करते हैं। सपोज़ मैं अगर ये ऑरेंज लेटर से लिखूँ तो आपको वो ऑब्जेक्ट समझना है, और स्काई ब्लू से लिखूँ तो इमेज समझना है। सपोज़ मैंने फर्स्ट यहाँ पे रखा, कहाँ पे, इनफाइनाइट पोजीशन पे, तो उसकी इमेज मुझे कहाँ पे मिल रही है, ध्यान देना, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से समझना। अभी मैं नंबर 2, सेकंड केस मेरा क्या था, बियॉन्ड सी, तो मुझे इमेज कहाँ पे मिल रही थी, बिटवीन F एंड C, मतलब यहाँ पे आ गए। थर्ड क्या था मेरा केस, थर्ड केस था एट C, तो मुझे इमेज क्या मिल रही थी, एट C ही। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिख रही है, देखो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मिरर लेके आ रहा हूँ तो इमेज है वो अवे फ्रॉम मिरर जा रही है, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। सपोज मेरा फोर्थ केस था, ऑब्जेक्ट मैंने रखा बिटवीन C एंड F, तो मुझे इमेज मिली थी बियॉन्ड, इमेज मिली थी बियॉन्ड C। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ एट F, तो मुझे इमेज मिल रही थी एट इनफाइनाइट। और मेरा सिक्स्थ केस जो लास्ट वन है, वो मैंने अगर बिटवीन F एंड P रखा, अब इनफाइनाइट से इधर से तो दूर जा नहीं सकती इमेज, तो इमेज मुझे बिहाइंड द मिरर मिल रही थी, मतलब 6 यहाँ पे, ठीक है। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और जो मैंने स्काई ब्लू कलर से लिखे, ऑरेंज से लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, और स्काई ब्लू कलर से लिखा है वो इमेजेस है, ठीक है। अब साइज़ में भी देखो, तो साइज़ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे मुझे पॉइंट साइज़ मिल रही थी, यहाँ पे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेम एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हाईली एनलार्ज्ड। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ रहे हैं वैसे वैसे साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो एक ये याद रख लेना है कि यहाँ पे मुझे सेम साइज़ मिल रही है, ताकि आप कंपेयर कर सको। अब ये इजीली बोल पाओगे कि ये पॉइंट साइज़ है, यहाँ पे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये सेम साइज़, ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये हाईली एनलार्ज्ड, क्लियर। और यहाँ पे लार्जर देन ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, क्लियर। इस तरफ का जो भी पार्ट है वहाँ पे हमें मिलता है रियल एंड इन्वर्टेड नेचर, और बिहाइंड द मिरर मिलेगा। बिहाइंड द मिरर कभी भी इमेज मिल नहीं सकती ना, इसलिए ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड सीधी मिल रही तो इरेक्ट। तो इतने से मैप में देखो सब कुछ आ गया आपको, हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन मिल गई, इमेज की साइज़ भी आपने कंपेयर कर ली, और इमेज का नेचर भी आपको पता चल गया कि इस तरफ रियल एंड इन्वर्टेड है और उस तरफ वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मतलब हमें 3 आंसर देने थे, कौन कौन से, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें क्वेश्चन में होगा, मतलब ये 3 आंसर देने थे। पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो मिल जाएगी। नेचर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पे लिखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड वन साइज़, तो यहाँ पे हमने साइज़ भी कंपेयर कर लिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा कोई मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 केस हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, फिर मैग्नीफिकेशन इन मिरर, ये सब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।